दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा डिसीजन पूरी लाइफ कैसे बदल सकता है? आई मीन आजकल लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल यार। हर कोई बस भाग रहा है, मतलब सुबह से रात तक एक ऐसी रेस जिसका कोई एंड ही नहीं है। थके हुए हैं पर फिर भी रुक नहीं रहे। एग्जैक्टली। तो अगर लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल रही और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थिंक पेजेस टीवी। और आज के इस कमाल के डीप डाइव में हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लोगों की लाइफ बदली है। हम जापानीज फिलॉसफी और इकिगाई जैसे कॉन्सेप्ट्स पर लिखी एक बहुत ही पावरफुल बुक को एक्सप्लोर करेंगे। सही कहा। ये बुक स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो डिसिप्लिन और शांति चाहते हैं, पर उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन बहुत बोरिंग या मुश्किल होता है। राइट, क्योंकि इसमें 8 ऐसे जापानीज प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो हमारी रोज की आदत को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये लिटरली लाइफ को देखने का नया नजरिया देते हैं। तो चलिए इस अमेजिंग सफर की शुरुआत करते हैं। देखो, लाइफ में कोई भी बड़ा चेंज लाने से पहले ना हमें सुबह बिस्तर से उठने का एक सॉलिड रीजन चाहिए होता है। बिल्कुल, बिना किसी डायरेक्शन के सिर्फ स्पीड का कोई फायदा नहीं है। जब तक अंदर से आवाज नहीं आती ना, तब तक कोई भी बाहरी डिसिप्लिन ज्यादा दिन टिक ही नहीं सकता। आई एग्री। और इसी बात को ना जापानीज कल्चर में इकिगाई कहा गया है। एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है जापान के एक छोटे से गांव की। वहां एक 90 साल के बुजुर्ग रहते हैं। 90 साल? वाओ। हाँ, और उनके हाथ कांपते हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं, पर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वो पिछले कई सालों से बिना किसी छुट्टी के रोज सुबह 5 बजे उठते हैं और अपनी छोटी सी गार्डन में काम करते हैं। क्या बात है! मतलब आजकल हम लोग 20-25 साल की उम्र में ही थक जाते हैं। एग्जैक्टली यार। तो जब उनसे पूछा गया कि इस उम्र में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, तो उन्होंने बस एक वर्ड कहा, इकिगाई, जिसका मतलब है सुबह उठने का रीजन। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। इकिगाई को अगर हम साइकोलॉजी के एंगल से देखें ना, तो जब किसी को अपनी इकिगाई मिल जाती है तो उसके माइंड में स्ट्रेस वाले केमिकल्स लिटरली ड्रॉप हो जाते हैं। वेट, सच में? ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है? हाँ बिल्कुल। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां आपका पैशन, दुनिया की जरूरत और आपकी स्किल्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। एक ऐसी आग जो अंदर से आती है। पर एक बात बताओ, ये इकिगाई मिलती कहाँ है? आई मीन किसी मार्केट या कोर्स में तो मिलेगी नहीं। यही तो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है यार। ये एक इंटरनल जर्नी है। बचपन में हम सबका कोई ना कोई ऐसा काम होता था जिसमें हम टाइम भूल जाते थे, राइट? हाँ, जैसे पेंटिंग करना या स्पोर्ट्स खेलना। एग्जैक्टली। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो सोसाइटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रेशर में दब जाता है। अपनी इकिगाई वापस पाने का मतलब है खुद से ये सवाल पूछना कि मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस चीज में मिलता है। ये तो बहुत ही कमाल की बात बोली तुमने। और एक बार जब वो पर्पस मिल जाए तो उस रास्ते पर चलने के लिए एक प्रॉपर माइंडसेट भी तो चाहिए ना। सही पकड़ा। और इस माइंडसेट को जापानीज फिलॉसफी में शोशन कहते हैं, मतलब शुरुआती माइंडसेट या बिगिनर्स माइंड। ओह यस। मुझे इस पर एक बहुत प्यारी जेन स्टोरी याद आ रही है। एक बहुत बड़े गुरु के पास एक यंग लड़का आता है। वो लड़का अपने साथ दुनिया भर की डिग्री और नॉलेज लेकर आता है। टिपिकल आजकल के ओवर स्मार्ट लोगों की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। वो लड़का गुरु से कहता है कि उसके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी वो अंदर से बहुत रेस्टलेस फील करता है। गुरु उस वक्त उस लड़के को कुछ नहीं कहते, बस उसके प्याले में चाय डालने लगते हैं। और चाय गिरती रहती है, राइट? बिल्कुल। गुरु तब तक चाय डालते हैं जब तक वो प्याले से बाहर ना गिरने लगे। लड़का पैनिक करके बोलता है कि प्याला भर चुका है। तो गुरु शांति से कहते हैं कि तुम भी इस प्याले की तरह अपने ईगो और पुराने नॉलेज से भरे हुए हो। जब तक खुद को खाली नहीं करोगे, नया नॉलेज अंदर कैसे आएगा? वाओ, ये तो लिटरली माइंड ब्लोइंग एग्जांपल है। आई नो, राइट? अगर आज के रियल वर्ल्ड से इसको कनेक्ट करूं, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम अपने फोन में कोई नया ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, पर स्टोरेज फुल है। सही बात है। जब तक पुराना और फालतू डेटा डिलीट नहीं होगा, नया ऐप इंस्टॉल ही नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और यहाँ ईगो ही हमारा वो पुराना डेटा है जिसे क्लियर करना पड़ेगा। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? हम आज इन्फॉर्मेशन की एज में जी रहे हैं। हर तरफ डेटा का समुंदर है, पर लोग अंदर से एकदम खाली और कंफ्यूज्ड हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है वैसे? क्योंकि हमारे अंदर वो शोषण वाली क्वालिटी मिस हो चुकी है। जैसे ही हम खुद को एक्सपर्ट मान लेते हैं, हमारे सीखने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। न्यूरोसाइंस भी कहती है कि जब हम मानते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, तो ब्रेन नए कनेक्शंस बनाने लगता है। ये तो बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब लाइफ लॉन्ग एक स्टूडेंट बने रहो। तो जब इकिगाई और शोषण मिल गए, उसके बाद आता है थॉट्स को एक्शन में बदलना। हाँ, और एक्शन में बदलने के लिए जापानीज फिलॉसफी का सबसे प्रैक्टिकल टूल है काइजेन।
जिसका सीधा मतलब है छोटा और लगातार सुधार। राइट। बुक में एक जापानीज फैक्ट्री वर्कर का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। वो मजदूर सालों से एक ही तरह का पुर्जा जोड़ने का काम कर रहा है। सुनने में तो बड़ा बोरिंग लग रहा है। बाहर से देखने पर उसकी लाइफ में कोई ग्लैमर नहीं है, पर वो हर दिन अपने उसी काम को सिर्फ 1% बेटर करने की कोशिश करता है। कभी टूल पकड़ने का एंगल बदलता है, तो कभी अपना पोस्चर ठीक करता है। यही काइज़न की असली पावर है यार। ह्यूमन ब्रेन की वायरिंग कुछ ऐसी होती है ना कि वो किसी भी अचानक आने वाले बड़े चेंज को एक खतरे की तरह देखता है। अच्छा, इसीलिए जब हम एक दिन में सब कुछ बदलना चाहते हैं तो ब्रेन रेजिस्ट करता है। एग्जैक्टली। दिमाग डर जाता है और हम प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू कर देते हैं। हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं और रिजल्ट ना मिलने पर गिव अप कर देते हैं। ये तो हम सबकी कहानी है। लोग सोचते हैं कि बस एक दिन जिम गए और अगले दिन बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। सही बात है, पर काइज़न इस दर को बाईपास कर देता है। जब इंप्रूवमेंट सिर्फ 1% होता है तो ब्रेन पैनिक नहीं करता और लगातार 1% ग्रो करते करते टाइम के साथ ही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह बहुत बड़ा रिजल्ट बन जाता है। मतलब हमें एक ही दिन में कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस रोज एक छोटा सा पत्थर हटाना है। और इस डेली एफर्ट को सपोर्ट करता है एक और कॉन्सेप्ट, गन बारू। गन बारू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अपना पूरा जोर लगा देना या गिव अप ना करना। इसको एक ऐसी स्टोरी से समझाया गया है जिसमें एक 80 साल की बुजुर्ग महिला हर साल मैराथन दौड़ती है। 80 साल में मैराथन? ये लोग क्या अलग मिट्टी के बने हैं? है ना? और सबसे बड़ी बात, वो किसी और को हराने के लिए नहीं दौड़ती। उसके पैर कांपते हैं, सांसें फूलने लगती हैं, पर वो किसी भी कीमत पर रुकने से इनकार कर देती है। ये गानबारू है। पर एक सेकंड, मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक टॉक्सिक हसल कल्चर बहुत चल रहा है, राइट? हाँ, वो बर्नआउट वाली लाइफ, जहां लोग नींद तक पूरी नहीं करते हैं। हाँ। तो क्या ये गनबरू और वो टॉक्सिक हसल कल्चर एक ही चीज नहीं लगते? मैं सोच रही थी कि ये सवाल आएगा, पर इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। ये जो टॉक्सिक हसल कल्चर होता है, ये बाहरी दिखावे के लिए होता है, वैलिडेशन के लिए या तुरंत मिलने वाले पैसा और फेम के लिए। ओके, तो ये अंदर से खोखला करता है क्योंकि फोकस गलत जगह है। एग्जैक्टली। जबकि गनबारू बिल्कुल इंटरनल प्रोसेस है। ये किसी से आगे निकलने की रेस नहीं है, बल्कि अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाने की आग है। जब हालात खराब हो तब भी पूरी डिग्निटी के साथ अपना बेस्ट देना, ये सच्ची स्पिरिट है। वाह, ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी था। लेकिन चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें लाइफ में, दर्द और फेलियर्स तो आएंगे ही ना। तो इस फिलॉसफी में दर्द को कैसे फेस करते हैं? वहीं पर एक नया प्रिंसिपल एंट्री लेता है गमान, जिसका मतलब है सहनशीलता या एंड्योरेंस। एक यंग बुद्धिस्ट मंक की स्टोरी आती है इसमें, जो बर्फ जैसी ठंडी रात में बाहर बैठकर ध्यान कर रहा है। बाप रे, बर्फ में? हाँ, और उसके होठ ठंड से नीले पड़ रहे हैं, पर वो बिना किसी शिकायत के पूरी शांति और फोकस के साथ अपना ध्यान कर रहा है। ये आज के टाइम पर इतना रिलेवेंट है ना। हाँ। आजकल सोशल मीडिया पर हर छोटी बात का ढिंडोरा पीटा जाता है। आई नो, थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हुई नहीं कि सबको स्टोरी डालनी होती है। एग्जैक्टली यार, लोग चाहते हैं दुनिया को उनका दुख पता चले, और इससे ना हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत वीक हो जाती है। सही बात है। और दोस्तों, पता है, मुझे यहाँ एक बहुत ही प्यारी बात याद आ रही है। खुद से लड़ने का जुनून रखो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। वाह, क्या डीप कोट है ये। और गुमान का कोर मैसेज भी यही है, दर्द को बिना किसी पब्लिक तमाशे के चुपचाप सहना। इसका यह मतलब नहीं कि हम इमोशंस को दबा रहे हैं। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम उस दर्द को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देते। हम उससे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत में बदल देते हैं। एक खामोशी के साथ दुख को प्रोसेस करना ही गुमान है। ये सच्ची इनर स्ट्रेंथ है। और जब दुख और कमजोरियों की बात आती है तो एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है, वाबी साबी। मतलब अपनी इम्परफेक्शन को अपना लेना। वाबी साबी सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर इंटरेस्टिंग है। ये क्या होता है? जापानी कल्चर में एक आर्ट होती है किंत्सुगी। जब कोई मिट्टी का प्याला टूट जाता है तो उसे फेंकने के बजाय उसकी दरारों को सोने के पानी से भरा जाता है। अच्छा, मतलब उस टूटे हुए प्याले को और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। हाँ यार, वो टूटना और उन दरारों का होना कोई खराबी नहीं है। वो उस प्याले के सफर का और उसके लाइफ स्टोरी का एक हिस्सा बन जाता है। ये बहुत डीप मेटाफोर है। अगर साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो हम इंसान हमेशा डर में जीते हैं कि सोसाइटी हमें हमारी कमजोरियों की वजह से रिजेक्ट कर देगी। बिल्कुल, और यही डर हमें हर वक्त परफेक्ट बनने का प्रेशर देता है। हम एक परफेक्ट करियर, एक परफेक्ट रिलेशनशिप और एक स्पॉटलेस लाइफ ढूंढते हैं, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? सही में। और मॉडर्न लाइफ में ये सबसे बड़ा ट्रैप है।
पर वाबी साबी हमें सिखाता है कि हमारी लाइफ की दरारें और हमारी गलतियां बग्स नहीं है, ये हमारी लाइफ के मेन फीचर्स हैं। क्या लाइन कही है, बग्स और फीचर्स वाली, वेरी रिलेटेबल। और पता है वाबी साबी हमें न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी उनकी खामियों के साथ अपनाना सिखाता है। सपने और रूठी हुई किस्मत से लड़ना सीख लो, क्योंकि बिखर कर निखरने का मजा ही कुछ और है। वाह वाह, क्या बात है। बिखर कर निखरना ही तो किंसुगी और वाबी साबी का एसेंस है। अब जब इंसान अपनी इन फ्लॉज को एक्सेप्ट करके अंदर से शांति पा लेता है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करना, जिसे हरा हाची बुको कहते हैं। ये जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जहां लोग आराम से 100 साल से ज्यादा जीते हैं। ओके, तो इस आइलैंड का रूल क्या है? एक बड़ा सिंपल सा रूल है, जब तुम्हारा पेट 80% भर जाए तभी खाना रोक दो, फुल 100% कभी मत खाओ। ओह आई सी, पर इसका फायदा क्या है? हम तो हमेशा फुल पेट खाना पसंद करते हैं। देखो, इसका बायोलॉजिकल रीजन ये है कि हमारे पेट से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है। तो जब हमें लगता है कि हम 100% फुल हैं, दरअसल हम लिमिट से ज्यादा खा चुके होते हैं। अच्छा, मतलब ओवर ईटिंग हो जाती है बिना रियलाइज किए। हाँ, और ये 80% का रूल बॉडी की उस एनर्जी को बचा लेता है जो फालतू खाना पचाने में वेस्ट हो जाती है, जिससे इम्यूनिटी और लाइफ स्पैन दोनों बढ़ते हैं। लेट्स डिग डीपर इनटू दिस। क्या ये 80% का रूल सिर्फ खाने तक लिमिटेड है, या हम इसको लाइफ के बाकी हिस्सों में भी अप्लाई कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत सॉलिड है। हरा हचीबू सिर्फ पेट का रूल नहीं है, ये सेल्फ केयर का सबसे एडवांस्ड फॉर्म है। इसको हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे शेड्यूल में और स्क्रीन टाइम में भी। मतलब अपने आप को पूरी तरह ऑक्यूपाई नहीं करना है, थोड़ी स्पेस बचा के रखनी है। एग्जैक्टली यार, आजकल हम लोग अपने हर मिनट को किसी ना किसी एक्टिविटी से ठूस देते हैं। अगर थोड़ी एम्प्टी स्पेस नहीं होगी तो नए थॉट्स और पीस ऑफ माइंड आएगा कहाँ से? वो बाकी का 20% स्पेस हमें सांस लेने की जगह देता है। ये बात लिटरली हिट करती है। हम फिजिकल और मेंटल लेवल पर इतने भरे हुए हैं, तभी तो ऑलवेज थके हुए लगते हैं। और इसी इनर पीस को और बड़ा करने के लिए इनका एक आखिरी प्रिंसिपल आता है, शिनरन योकू, जिसे फॉरेस्ट बेदिंग भी कहते हैं। फॉरेस्ट बेदिंग मतलब जंगल में नहाना? हाँ, नहीं लिटरल नहाना नहीं। इमेजिन करो एक इंसान बिना किसी फोन के, बिना किसी स्मार्ट वॉच या गोल के जंगल में घूम रहा है। वो कोई एक्सरसाइज या ट्रैकिंग नहीं कर रहा, बस नेचर के बीच चल रहा है, हवा को फील कर रहा है। ये तो आजकल की लाइफ में लग्जरी जैसा लगता है। आजकल हमारा नर्वस सिस्टम हर वक्त अलर्ट स्टेट में रहता है। नोटिफिकेशंस की आवाजें, ईमेल्स की टेंशन। नेचर के बीच कुछ वक्त बिताने से हमारी हार्ट रेट ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाती है और स्ट्रेस हार्मोन्स ड्रॉप कर जाते हैं। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये अपने रूट्स की तरफ वापस जाना है। मतलब उस माहौल में आना जहां इंसान प्रैक्टिकली इवॉल्व हुआ था। हाँ, क्योंकि वहां जंगल आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता। आपको किसी के सामने परफॉर्म नहीं करना है, बस डीप ब्रीदिंग करनी है और खुद को रिचार्ज करना है। ये सच में एक आई ओपनिंग सफर रहा है यार। अगर हम आज की इस डीप डाइव को समराइज करें तो हमने देखा कि सक्सेसफुल लाइफ का मतलब कॉन्स्टेंटली हसल करना नहीं है। बिल्कुल, बल्कि लाइफ का मीनिंग है अपनी इकिगाई को ढूंढना, काइजन के जरिए छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स करना और वाबी साबी को अपनाकर अपनी कमजोरियों से प्यार करना। और इन सब प्रिंसिपल से एक ही कॉमन बात निकल कर आती है कि ट्रू पीस दुनिया के शोर शराबे में नहीं, हमारे अपने अंदर है। हम बस रूल्स और बाउंड्रीज ऐड करते जाते हैं, लेकिन सोल्यूशन शायद चीजों को कम करने में है। वाओ, ये अपने आप में एक बहुत डीप थॉट है। दोस्तों, इस बारे में एक बार ठहर कर जरूर सोचना, क्या सच्चा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में नए और सख्त रूल्स ऐड करना है, या फिर लाइफ से उन सभी फालतू और नेगेटिव चीजों को हटाना है जिसने हमारी शांति छीन ली है? सही बात है। अगर हम अपना एक्स्ट्रा बैगेज हटा दें तो शांति और क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी। आई कंप्लीटली अग्री। और अगर आप सच में अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो कल का वेट मत कीजिए, आज और अभी से अपने फर्स्ट स्टेप पर एक्शन लीजिए। क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता दोस्तों, छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का ये डीप डाइव बहुत पसंद आया होगा। अगर ये बातें आपको वैल्यू दे रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स के लिए हमारे चैनल थिंक पेजेस टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डीप डाइव में, तब तक अपना ख्याल रखें और हंसते रहिए।